हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकली लीगल। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इंटरनेशनल कन्वेंशंस पर्टेनिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इसमें हमें इंटरनेशनल लेवल पे जो भी कन्वेंशंस है, जो भी इम्पॉर्टेंट कन्वेंशंस हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो सब इसमें हमें कवर करनी है। तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनता है वो यहीं से है कि इंटरनेशनल कन्वेंशंस पूछ लेते हैं आपसे एक पर्टिकुलर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर के, कॉपीराइट से रिलेटेड कौन सी इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, तो ये पूछते हैं। और उनका बेसिकली ईयर वाइज ये पूछी जाती हैं, क्रोनोलॉजिकल वे में ये पूछ ली जाती हैं। तो हम वो सारी यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो कॉपीराइट है उसको लेकर के इंटरनेशनल लेवल पे कौन सी कन्वेंशंस बनी हुई हैं। तो आपकी सबसे पहले आती है बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेसी एंड आर्टिस्टिक वर्क 1886 की। इसके जो इसमें की फैक्ट ये था कि जो भी आपने कॉपीराइट कुछ भी अगर कुछ भी इन्वेंट कर दिया है म्यूज़िकल आर्टिस्टिक जिस पे कॉपीराइट मिल सकता है, तो उसके लिए आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। उसके कॉपीराइट गेन करने के लिए ऑटोमेटिक आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दिया जाता है बिना रजिस्ट्रेशन के। और ये जो ट्रीटी है ये एडमिनिस्ट्रेड की जाती है वाइपो के द्वारा। तो जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको एडमिनिस्टर करता है। तो आपको ट्रीटी का नाम ध्यान रखना है। और इसमें ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन विदाउट रजिस्ट्रेशन की बात की गई थी। अब इसमें सेकंड जो ट्रीटी आती है वो है आपकी यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन, शॉर्ट में उसे यूसीसी भी बोलते हैं। ये है आपकी 1952 की। आपको ईयर सबके याद रखने हैं इनमें। तो ये जो इसमें की फैक्ट ये था कि ये जो बर्न कन्वेंशन थी ये इसके ऑल्टरनेटिव थी। मतलब कि इसमें जो ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया था बर्न कन्वेंशन में विदाउट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर एकदम उसकी अपोजिट बात की गई थी कि कुछ आपको फॉर्मेलिटीज़ हैं जो फुलफ़िल करनी पड़ेंगी तभी आपको कॉपीराइट प्रोटेक्शन दिया जाएगा, ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन है वो ऑल्टरनेटिव है बर्न कन्वेंशन के या फिर इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये ऑल्टरनेटिव है क्योंकि वहाँ पर ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन की बात की गई थी और यहाँ पर बात की गई थी कि कुछ फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो फुलफ़िल करनी पड़ेंगी तभी आपको कॉपीराइट में प्रोटेक्शन दिया जाएगा। और इसको कौन एडमिनिस्टर करता है? इसको यूनेस्को एडमिनिस्टर करती है। तो आपको ये ध्यान रखना है इन दोनों कन्वेंशंस के बारे में इंटरनेशनल लेवल पर। देन उसके बाद आपकी आती है पेटेंट, ट्रेडमार्क और डिज़ाइंस को लेकर के कौन सी कन्वेंशंस हैं। तो उसमें सबसे पहले आपकी कन्वेंशन आएगी पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 1883 की। ये फर्स्ट मेजर ट्रीटी थी जो पेटेंट, ट्रेडमार्क और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन को तीनों को ही कवर करती थी। और इसमें जो मेन प्रिंसिपल ये आया था कि हम नेशनल ट्रीटमेंट एंड राइट टू प्रायोरिटी, मतलब कि जो एक कंट्री में खुद के जो कंट्री के अंदर जो इन्वेंशंस हुए हैं उनको एक तरीके से प्रायोरिटी जीत ली जाएगी उसी कंट्री के अंदर। तो इसमें ये प्रिंसिपल आई थी। तो आपको ध्यान रखना है नेशनल ट्रीटमेंट, राइट टू प्रायोरिटी, ये दोनों जो प्रिंसिपल्स हैं वो कौन सी कन्वेंशन में आई थी? वो आई थी आपकी पेरिस कन्वेंशंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 1883। देन इसमें आपकी सेकेंड जो इंपॉर्टेंट ट्रीटी आती है वो है आपकी पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी 1970 की। ये इनेबल करता है कि सिंगल इंटरनेशनल पेटेंट एप्लीकेशन, मतलब कि आप एक ही पेटेंट एप्लीकेशन लगाएंगे और उससे आपको ओवरऑल जितनी भी इंटरनेशनल लेवल पर, मतलब जितनी भी सारी कंट्रीज़ हैं, आपको वहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो एक ही एप्लीकेशन से आपको मल्टीपल कंट्रीज़ में आपका जो इन्वेंशन है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये बात की गई थी पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी के अंदर। अब इन दोनों जो ट्रीटीज़ हैं, जो पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी है और जो पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी है, इन दोनों में भी रिलेशनशिप पूछा जाता है कि किस तरीके का था। तो इन दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री था, मतलब कि दोनों में ही सेम तरीके की बात की गई थी, ये ऑल्टरनेटिव बात नहीं की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पेटेंट कॉपरेशन और पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी है ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। देन आपकी ट्रेडमार्क से रिलेटेड दो और ट्रीटीज़ पूछी जाती हैं जो कि हैं मैड्रिड एग्रीमेंट कंसर्निंग द इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क 1891। ये भी एक सेंट्रलाइज सिस्टम प्रोवाइड करती है जो इंटरनेशनल लेवल पे आपको अगर अपने ट्रेडमार्क को रजिस्ट्रेशन कराना है उसके लिए। तो आपको ये नाम ध्यान रखना है। और ये किससे रिलेटेड है? ट्रेडमार्क से रिलेटेड है। और एक ही एप्लीकेशन से आपको मल्टीपल कंट्रीज़ में क्या मिल जाएगा? प्रोटेक्शन मिल जाएगा, ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। देन नेक्स्ट इसमें ट्रीटी आती है मैड्रिड प्रोटोकॉल्स। ये इसके अंदर ही बाद में ऐड किए गए थे 1989 के अंदर। इसमें एक तरीके से जो मैड्रिड एग्रीमेंट काफ़ी पुराना था उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया था मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है आज के टाइम में उसके अकॉर्डिंग। तो इन दोनों का भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री ही है, एक तरीके से एडवांस्ड वर्जन है मैड्रिड प्रोटोकॉल्स जो मैड्रिड एग्रीमेंट हुआ था 1891 के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है ये जो मैड्रिड से रिलेटेड है ये आपके ट्रेडमार्क से रिलेटेड है, दोनों ही ट्रीटी।
फिर इसके बाद आपकी कुछ कॉम्प्रेहेंसिव ट्रीटीज़ भी आती हैं जिसमें सभी तरीके के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को इंक्लूड किया गया है। तो इनमें ये आपके ईयर वगैरह पूछ लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपकी वाइपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका आपको ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट याद रखना है 1967, और इसका हेडक्वार्टर भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। इसका मेन पर्पस था कि जितनी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैं वर्ल्ड वाइड, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके आपस में कॉपरेशन करना रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो सारी की सारी कंट्रीज़ का कॉपरेशन हो सके आपस में, उसके लिए, और इंटरनेशनल लेवल पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना वाइपो का पर्पस था। तो आपको इसमें ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट और इसका हेडक्वार्टर याद रखना है। और फिर इसमें जो नेक्स्ट आपकी ट्रीटी आती है वो है आपकी ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसका जो ईयर ऑफ एडॉप्टेशन है वो है आपका 1994। ये इन्फोर्स में 1995 के अंदर आई थी। और जो हमारा गेट था उसके अंदर जो 8 राउंड्स हुए थे, तो जो यूरोगिया राउंड हुआ था ना लास्ट वाला, उसका ही पार्ट था ये ट्रिप्स एग्रीमेंट। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन से राउंड का पार्ट था ये। अब इसके अंदर काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं, इसके अंदर कम्प्लीटली 73 आर्टिकल्स हैं जो डिवाइडेड हैं 7 पार्ट्स में। तो इसमें आपको सारे आर्टिकल्स नहीं देखने हैं, बट एग्ज़ाम में कब एक दो बार क्वेश्चन बने हैं इसके आर्टिकल्स के अंदर से भी। तो जहाँ से क्वेश्चंस बने हैं सिर्फ मैंने वही इसके अंदर इंक्लूड करे हैं। तो एक बार क्वेश्चन बना था कि आर्टिकल 1 to 39 कौन किससे डील करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आर्टिकल 1 to 39 है ये डील करते हैं आपके इन्फोर्समेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बाय द नेशनल लॉज। तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको नेशनल लॉज के थ्रू इन्फोर्स करवाया जाएगा ट्रिप्स के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। तो ये बात करते हैं आपके आर्टिकल 1 to 39। एक आपको ये ध्यान रखना है। देन आपको इसमें एक याद रखना है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 आपका बात करता है नेशनल ट्रीटमेंट का। तो ये क्वेश्चन आपको यही क्वेश्चन बना था कि नेशनल ट्रीटमेंट कौन से आर्टिकल में दिया गया है ट्रिप्स के। तो आपको आर्टिकल 3 याद रखना है। ये है कि जो हर मेंबर है इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, किसी को भी फेवर नहीं दिया जाएगा एक्स्ट्रा। तो ये बात करता है नेशनल ट्रीटमेंट में। आपको इसमें एक आर्टिकल 4 याद रखना है, मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट की बात की गई है। कि अगर कोई भी किसी को भी एडवांटेज दिया जा रहा है किसी भी वन कंट्री को, तो उसको WTO के मेंबर्स से एक्सटेंड कर दिया जाएगा। मतलब कि अगर कोई एक नेशन को कोई भी एडवांटेज दिया जाता है, तो जो जितने भी WTO के मेंबर्स हैं वो एडवांटेज सभी नेशंस को दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये दिया गया है। और एक इसमें आपको आर्टिकल नंबर 40 याद रखना है जो बात करता है एब्यूज़ ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के प्रोसेस की। तो इस जो आर्टिकल में है वो एंटी कॉम्पिटिटिव जो प्रैक्टिसेस होती हैं उनको कंट्रोल करने की बात की गई है। तो ये पूछ लेते हैं कि जो एब्यूज़ ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का प्रोसेस है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो है आपका आर्टिकल नंबर 40। तो इसमें आपके 3-4 आर्टिकल्स हैं जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो बस आपको ये वाले आर्टिकल्स ध्यान रखने हैं। देन इसमें आपके 3 और कन्वेंशंस आती हैं। यहाँ से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो नहीं बने हैं, इतने क्वेश्चंस तो नहीं बने हैं, बट फिर भी आपको एक बार नाम ध्यान रखने हैं तो रख सकते हैं। जैसे एक है आपका रोम कन्वेंशन 1961। ये पूछ लेते हैं कभी कभी कि जो रोम कन्वेंशन 1961 है ये किससे रिलेटेड है। तो ये आपको याद रखनी है। नेबरिंग जो राइट्स दिए जाते हैं जो परफॉर्मेंस को, म्यूजिशियंस को और जो प्रोड्यूसर्स वगैरह होते हैं उनको नेबरिंग राइट्स की बात की गई है रोम कन्वेंशन के अंदर। और ये 1961 की है। इसका पूरा नाम भी देख सकते हैं एक बार। पूरा नाम है इसका इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ परफॉर्मर, प्रोड्यूसर ऑफ फोनोग्राफ्स एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो की फैक्ट ये है कि ये जो बर्न कन्वेंशन है उसके ये कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब जो बर्न कन्वेंशन में बात की गई थी वो ही इसके अंदर भी बात की गई थी। तो इसमें आपको ईयर याद रखना है रोम कन्वेंशन का 1961, और दूसरा इसका जो फोकस है वो नेबरिंग राइट्स पे है, ये ध्यान रखना है। देन एक और ट्रीटी आती है आपकी मैराकेश ट्रीटी 2013 की। ये आपके फोकस करती है जो कॉपीराइट वर्क है विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए। तो जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है मराकेश ट्रीटी 2013 में। इंडिया ने भी इसको अडॉप्ट किया हुआ है। और इसका भी पूरा नाम देख सकते हैं, मराकेश ट्रीटी टू फैसिलिटेट एक्सेस टू पब्लिश्ड वर्क फॉर पर्सन्स हु आर ब्लाइंड, विजुअली पेयर्ड और अदरवाइज प्रिंट डिसेबल्ड। तो आप इसका ध्यान रख सकते हैं। देन एक लास्ट और ये देख सकते हैं आप, ब्रुसेल्स कन्वेंशंस 1974 की है। ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अनऑथराइज्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो सैटेलाइट्स, टीवी, रेडियोस ब्रॉडकास्ट का, उसके अगेंस्ट।
तो इसका भी ईयर याद रखना है आपको, ब्रुसेल्स कन्वेंशन 1974। तो जितनी भी इसमें कन्वेंशंस थी इंटरनेशनल लेवल पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो सारी इस वीडियो में मैंने कवर करवा दी हैं। आपको बेसिकली जो क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में वो इनके ईयर से ही बनता है, क्रोनोलॉजिकल वे में ये लगाने के लिए आ जाती हैं, या फिर ये कौन सी कन्वेंशन कौन से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेट करती हैं। तो आपको ये ईयर वाइज सारे ध्यान रखना है, आप अपने नोट्स में भी इनको ईयर वाइज ही मेंशन कर सकते हैं।